Hello everyone, welcome to Apti Plus, the Academy for Civil Services. So today we are here to discuss a very important video for your prelims that is upcoming for 2025. See, this video is with respect to the tricks to remember for solving the MCQs. So यहाँ पे हम कुछ elimination techniques को सीखेंगे. बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, डिस्कशन अपना स्टार्ट करने से पहले, आई वांट टू टेल यू सर्टेन थिंग्स. लेट मी टेल यू द बेसिक थिंग्स with respect to this preparation and which is must for any exam you are going to give, especially with respect to MCQ based. देखो, सबसे पहली चीज जो यूपीएससी का पेपर है, हम देख चुके हैं. 2023 का पेपर देखा है, 2024 का पेपर देखा है, एंड 23 इज द मोस्ट टफेस्ट अभी तक. तो ये पेपर देख के, और हमने इसकी कट ऑफ भी देख ली है 78. तो पेपर टफ केवल एक जने के लिए नहीं होता है, पेपर टफ सबके लिए होता है. मार्क्स सबके कम हुए हैं, तभी हमारी कट ऑफ कम गई है. तो इसीलिए ऐसे अनप्रेडिक्टेड पेपर के लिए, ऐसे टफ पेपर के लिए हमारे को कुछ चीजें अपने माइंड में रख के जानी है एग्जाम हॉल में. एग्जाम हॉल के लिए सबसे जो फंडामेंटल रूल है इज योर कामनेस. एग्जाम को केवल एग्जाम की तरह ही लेना है. डोंट टेक इट योर लाइफ और डेथ सिचुएशन. फर्स्ट थिंग इज दैट. एंड एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. रीडिंग द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड ऑल्सो सीइंग कि हमसे करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट. और अगर वो चीज जो पूछी गई कई बार इनकरेक्ट पूछा तो उसे एन सर्कल कर लो. तो ये फर्स्ट थिंग है. आपको एक क्वेश्चन देखा, आपको चाहे उसके बारे में कुछ पता हो नहीं पता हो, सबसे पहले हमें कामनेस ठीक होनी है. दूसरी चीज, हमें उससे मार्क कर लेना है कि ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है. फिर हम आते हैं अपने सारे ऑप्शंस और जो स्टेटमेंट्स है उन्हें पढ़ने के लिए. नेक्स्ट थिंग इज, आप कोई भी स्टेटमेंट्स पढ़े, ध्यान से पढ़ने हैं. उसके बाद ऑप्शंस ध्यान से पढ़ना है, चाहे आपको वो टॉपिक आता हो नहीं आता हो. कई बार हमारे ऑप्शंस में से भी आंसर निकल जाता है. दूसरी चीज, कीवर्ड्स पे ध्यान देना है कि क्या स्टेटमेंट्स दे रखे हैं आपको. उसमें ऑल लिखा है, समथिंग लिखा है, या समवेयर लिखा है, और लाइक कोई पॉजिटिव टर्म यूज करी गई है. और कई बार ऐसा होता है कि आप उस क्वेश्चन में दोनों में अलग अलग इंग्लिश के वर्ड, दो स्टेटमेंट का मीनिंग सेम सा रहता है लेकिन अलग अलग इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए होते हैं. तो कई बार ऐसे में हम हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं. तो हमें ये ध्यान रखना है, कोई भी एलिमिनेशन राउंड, एलिमिनेशन टेक्निक्स देखने से पहले, कि अपना दिमाग खोल के जाना है, सो के जाना है, लॉजिकली जाना है. और नहीं भी आता है तो अपना हड़बड़ाहट में काम नहीं खोना है कि ये मेरा पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, ये सोच के मैं तो हाथ पैर फूल गए. ये काम नहीं करना है. एंड ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये हमने सारे पीवाईक्यू की एनालिसिस करी है इन डेप्थ, एंड उसके बेसिस पे कुछ टेक्निक्स ट्राई करी हैं. बट देयर इज अ डिस्क्लेमर, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर योर हार्ड वर्क, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर द बेसिक नॉलेज दैट यू नीड टू गैदर, जो कि आप पूरे साल करते आए हैं. और अब तो हम डबल स्पीड पे पढ़ रहे होंगे इस टाइम पे. तो सिंस द पेपर इज अप्रोचिंग फास्ट एंड टाइम इज वेरी लेस, तो अब हमें जो हर रोज एक चीज करनी है इस पीवाईक्यू. तो पीवाईक्यू में भी क्या देखना है, क्या थीम्स रिपीट हो रही हैं. और बाई चांस ये भी नहीं आप एनालिसिस कर पा रहे, तो हमें ये देख के आना है कि सपोज पॉलिटी के 10 साल के या 5-6 साल के क्वेश्चन देख लीजिए आप. उसमें 5 साल के मिनिमम, उसमें सबके आंसर आपको पता होना चाहिए, सबके ऑप्शन आप रट लीजिए. तो फिर आप देखना कि क्या कमाल होगा आपका पेपर में. बहुत चीजें रिपीटेड होती हैं थोड़े डिफरेंट फॉर्म में. एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस. पीवाईक्यू इज योर फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज योर एज मेनी एज टेस्ट सीरीज पॉसिबल. तो ये सब बातें करने के बाद मैं फिर भी आपसे ये कहूंगी, एलिमिनेशन टेक्निक्स या ट्रिक्स से पेपर सॉल्व खाली नहीं होगा, उसके लिए मेहनत जरूरी है. और उस
मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एंड फर्स्ट थिंग इज उस मेहनत को भी हमें स्मार्ट वे में करनी है। हमें हार्ड वर्क कैसे करना है, इस पहले अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखना है, देन हमें करंट अफेयर पे स्विच करना है। एंड वी डू नॉट हैव टू निग्लेक्ट योर सी सैट पार्ट ऑल्सो। और ये जो कुछ ट्रिक्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपके सी सैट में भी काम आएगी। और पेपर से पहले जरूर देख के जाना। नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट्स, लेट्स सी कि क्वेश्चन कैसे आए हैं और क्या क्या उसमें हम ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत जनरल सा स्टेटमेंट रहता है, हम बहुत जगह सुनते रहते हैं कि फैक्चुअल स्टेटमेंट्स आर जनरली रॉन्ग। यूपीएससी फैक्ट्स पे ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा रॉन्ग होते हैं। तो सबसे पहली चीज, कोई भी आप क्वेश्चन देखें तो उसमें देखें कोई बहुत वियर्ड सा फैक्ट तो नहीं है। कोई बहुत ज्यादा फैक्चुअल पूछा है तो वो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि वो रॉन्ग होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, फर्स्ट स्टेटमेंट है यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट। Next is European Union intends to achieve the carbon neutrality by 2040 and therefore aims to develop all of its own technology, clean technology by that time. तो देखो, चाहे आपको पता हो स्टेटमेंट वन या नहीं, ऐसे जो स्टेटमेंट वन एंड टू, ये 23 से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना, ये तो एक्चुअली बहुत लड्डू क्वेश्चन है। इवन आपका एक ऑप्शन भी आपको पता चल गया ना, एक स्टेटमेंट चाहे सही है तो आपका आंसर आ जाता है। आपको एक स्टेटमेंट की नॉलेज इसमें बहुत जरूरी होती है। अब आप देखो सेकेंड स्टेटमेंट वन, सपोज करो मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, सब बाउंसर क्वेश्चन। तो यूरोपियन यूनियन को ऑल ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है अपने से बाय दैट टाइम। तो देखो ये ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड है, थोड़ा लॉजिक लगाओ, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, सारी की सारी क्लीन टेक्नोलॉजी, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है। तो ये स्टेटमेंट टू आपका गलत हो गया। स्टेटमेंट टू गलत होते ही आपका आंसर सी आ गया। एंड जिसमें ऐसे वाले होते हैं ना, कई बार ए एंड बी, आप देखो स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट एंड टू एक्सप्लेन्स वन, एंड वन एंड टू आर करेक्ट बट टू डजंट एक्सप्लेन वन। यहाँ तो हाईलाइट करके यूपीएससी ने पूछ रखा है, पर कई बार ये सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। तो हमें सीक्वेंस पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस, तो ये ए बी यही रहते हैं सारी टेस्ट सीरीज में या कहीं भी। तो ये सीक्वेंस कहीं आपका चेंज ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। तो फॉर सच दिस इज द टेक्निक वन, एलिमिनेशन थिंग वन। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें केवल कोशिश करनी है एक गलत चीज पकड़ ले। और जब ऐसा लिखा है ऑल, एक्सट्रीमनेस है कोई वर्ड में, ठीक है, अपने आप कोई टेक्नोलॉजी सारी नहीं बना सकता। वी नीड कोलैबोरेशन इन टुडेज कनेक्टेड वर्ल्ड। सो दिस क्वेश्चन ऐसे आप आंसर पे आ सकते हैं। नाउ एक चीज है जितना जो देखा गया है ट्रेंड से, कि फैक्चुअल स्टेटमेंट्स गलत होते हैं और एक्सट्रीम भी गलत होते हैं। अब एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं इसका, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूएस। ठीक है, मतलब इंडिया कभी कोई एप्पल इंपोर्ट ही नहीं करता, और बल्कि हम मार्केट में जाते हैं देखते हैं कुछ इंपोर्टेड एप्पल्स होते हैं, है ना। तो ऐसा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन तो देख के ही लगता है आजकल कौन सा ऐसा फ्रूट है जो हम इंपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, उसकी वैरायटी यहाँ से सपोज तंजानिया से आ रही है, इसी की कहीं से आ रही है। तो ये थोड़ा सा आपका एक्सट्रीम लग रहा है। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। In India, the law prohibits the import of genetically modified food without the approval of competent authority. तो इसमें लिखा है कि जीएम क्रॉप्स के लिए केवल एकमात्र अथॉरिटी है, दैट इज जीईएसी, जो कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है। वो ही अप्रूवल देखती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक कानून बना देंगे और वो सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन हो सकती है, तो केवल कानून से होगा, किसी अथॉरिटी को पावर नहीं देंगे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ठीक है, तो बट ऐसा भी होता है कि कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट सही भी हो जाता है। तो हमें ये एक्सट्रीमिटी वाला जो क्लॉज है कि एक्सट्रीम सारे ही गलत होंगे, ये भी हमें याद रखना है कि ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो इस केस में इन दिस क्वेश्चन योर स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड टू इज करेक्ट। तो देखो आप इतना तो ला सकते हैं ना, सी और डी में से 50-50 चांसेस तो आ ही गए आपके कि एक तो कोई गलत है, या तो आप वन करें या टू, थोड़ा सा लक फैक्टर भी होता है। तो लॉजिकली देखा जाए, इंडिया
in statement 2, it seems logical that India won't allow GM without approval of the competent authority. So this 2 is correct and 1 is incorrect. So the answer will be D. Okay, so एक ये ट्रिक थी. अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 2023 का. इसमें लिखा है marsupials are not naturally found in India. Marsupials can thrive only in the montane grassland with no predators. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 2 मुझे इसका आंसर नहीं पता है अभी भी, पर हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि कोई ऐसा जानवर है ही नहीं, मार्सूपियल कोई कैटेगरी है एनिमल्स की कि उसमें कोई कोई प्रेडेटर ही नहीं हो, कोई फूड चेन में ही. तो ये तो एक नॉर्मल सी इकोलॉजी है, नॉर्मल सी एनवायरनमेंट है, आप बेसिक्स पढ़ेंगे तो कि एंड ये भी लिखा है कि ओनली थ्राइव इन द माउंटेन ग्रासलैंड. क्यों, कोई एवोल्यूशन हो गया हो, कुछ हुआ हो, है ना, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी हम डिक्लाइन नहीं कर सकते. तो ऐसा हम अगर लॉजिक आंख खोल के देखें, 2 बार पढ़ें, रिपीटेडली पढ़ें, तो ये लगता है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है कि दे कैन ओनली थ्राइव इन द माउंटेन विद नो प्रेडेटर्स, सी देयर आर 2 एक्सट्रीम कंडीशंस, तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट है. ठीक है, तो आपका सेकंड गलत होते ही आपका आंसर सी आ जाएगा, आपको फर्स्ट से फर्क भी नहीं पड़ेगा उसकी नॉलेज है या नहीं. तो ये कुछ टेक्निक्स होती है, उन क्वेश्चन में अप्लाई होती है जहां आपको नॉलेज नहीं है या उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है या ज्यादा नहीं पढ़ा है, तो वो अपनी बेसिक फंडे से आपको अप्लाई करना है. यहाँ मैंने एनवायरनमेंट की थोड़ी सी नॉलेज अप्लाई करी, बेसिक इकोलॉजी की, बेसिक फूड चेन. ठीक, अब आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, एक और ट्रिक, दैट विद रेफरेंस टू coal based thermal power plant in India, consider the following statement. None of them uses seawater, none of them is set up in water stressed district, none of them is privately owned. तो अब कोल बेस्ड इंडिया प्रोडक्शन करता है, ठीक है, पावर थर्मल पावर प्लांट्स हमारे सारे कोल बेस्ड हैं, है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है जबकि गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग, ठीक है, कि कहीं भी प्राइवेटली ओन्ड नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट सीम्स वेरी वेरी absurd. ठीक है, एंड नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट. अभी हम न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में आज ये वाटर स्ट्रेस है, आज ये स्ट्रेस है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ऐसी स्टेट हो, कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट हो कि जहां थर्मल प्लांट है जिसको इतना पानी चाहिए अपने प्रोडक्शन के लिए कि वहां वाटर स्ट्रेस ही ना क्रिएट हो. सो दिस इज ऑल्सो क्वाइट वियर्ड स्टेटमेंट. देन नेक्स्ट इज नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर. कोई बाई चांस कोस्ट के पास थर्मल पावर प्लांट हो या कुछ ऐसी, तो सी वाटर नहीं यूज करेगा उसको डिस्टिल करके या कैसे यूज करेगा. तो ये तीनों ही स्टेटमेंट, और इवन आपको एक भी लगे ना तो आपका आंसर आ सकता है. सो इसमें इट इज लॉजिकल टू बिलीव दैट एटलीस्ट सम पावर प्लांट कैन यूज सी वाटर, सम कैन बी इन डिस्ट्रिक्ट stressed and some can be private. Even if one can fulfill this criteria, these options will be wrong. Only 1, 2, only 3, all 3. तो ये तो तीनों ही ABC तो रॉन्ग ही हो जाएगा अगर आपको एक भी पता है तो आंसर क्या आएगा, डी. तो ऐसे क्वेश्चंस को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ये एक्चुअली एक लड्डू क्वेश्चन है आपका जब इतना एक्सट्रीमिटीज आ जाती हैं. नाउ कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके ट्विनिंग ऑप्शंस वाले, तो ऑप्शंस में भी आप ये देखना कि अब जैसे स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का एक क्वेश्चन आया, बहुत चला था कि 23 में ऐसा क्वेश्चन पूछा है ना, बट आप इसमें ऑप्शंस देखेंगे कुछ अच्छा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट लग रहा है. यूपीएससी का एक आदत है कि वो गवर्नमेंट की जितनी भी चीजें होती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, तो उनको पॉजिटिव हाईलाइट में करके दिखाते हैं, है ना. और जैसे कि कोई जैसे ब्रिटिशर्स एरा है, हिस्ट्री है, तो उसको नेगेटिव ही रखेंगे. कोई पॉजिटिव दे रहे हैं ना उसके बारे में कोई स्टेटमेंट, तो यूजुअली रॉन्ग होता है. दिस यू विल अंडरस्टैंड बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर पीवाईक्यूज. सो आप ये कॉन्सेप्ट दिखने में अच्छा लग रहा है, स्मॉल फार्मर है, लार्ज फील्ड है, तो कुछ नाम से ही, अब मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, बाई चांस वो क्वेश्चन आया, छोटी सी न्यूज आई थी आपकी तब लास्ट टू लास्ट ईयर में. सो आप ऑप्शंस पढ़ेंगे, ऑप्शंस देखने का तरीका आपको डराने के लिए कितना सारा दे रखा है. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको प्रेशर में नहीं आना है. दूसरी चीज कुछ चीज रिकॉग्नाइज करो ऑप्शंस में. अब यहाँ पे लिखा है मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन 2 ग्रुप्स. तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट देखेंगे आप, वहां भी मेनी मार्जिनल फार्मर्स है.
तो ये ट्विनिंग क्वेश्चन है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो यूजुअली इन दोनों में से ही आंसर होता है। इट विल बी आइदर इन आउट ऑफ बी, इट विल बी आइदर बी और सी। तो अब हम देख लेते हैं कि बी और सी में क्या है। मेनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व इनटू ग्रुप एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। दूसरे में लिखा है सी में, many marginal farmer in an area together make a contract with the corporate body and surrender their land to the corporate body for a fixed term for which the corporate body makes payment of agreed amount to the farmer। तो यहाँ पे जो यूपीएससी के जो स्टेटमेंट्स जो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है ना, ट्विनिंग स्टेटमेंट, वो ऐसे होते हैं जिसमें एक पॉजिटिव कनोटेशन आ रही है, पॉजिटिव वर्ड्स, सिंक्रोनाइज, हार्मोनाइज, सिलेक्टेड ऑपरेशंस, एग्रीकल्चर, जो एक आपको खुद में पॉजिटिव साउंड देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है सरेंडर द लैंड, सरेंडर लैंड करना और वो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करना खुद में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। कोई भी अपनी जमीन का सरेंडर करना इज अ डिफिकल्ट थिंग फॉर एनी फार्मर। तो इसमें से जो मुझे सही लगेगा वो बी है, एंड आंसर वाज योर बी ओनली। ठीक है, तो हमें ट्विनिंग स्टेटमेंट वाली टेक्निक याद रखनी है। एक्सट्रीम वाली हमने एक देख ली है, उसके 3 एग्जाम्पल। नो लेट्स सी अनदर थिंग, ड्यू प्रोसेस। नो दिस क्वेश्चन, एक हमारा टेक्निक होती है कि हमें देखना है कि ब्रॉडर थीम क्या है। कई बार क्या होता है, हमारे जो ऑप्शंस होते हैं उसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो आपकी एक ब्रॉडर थीम के अंदर दूसरा ऑप्शंस उसी के अंदर सब्ज्यूम होता है। अब जैसे ये एग्जांपल देखो, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ड्यू प्रोसेस हमें ये तो पता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं होता, तो बी तो हमने एलिमिनेट कर लिया। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ भी नहीं होता, वो आपका आर्टिकल 14 होता है, तो ये भी हमने एलिमिनेट कर लिया। तो बचा किसमें, ए और सी में कंफ्यूजन है। तो अब ब्रॉडर थीम वाला जो ट्रिक है वो क्या होता है ना, अब आप ये देखो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसमें ऑटोमेटिकली फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ उसका पार्ट होता है। तो अगर आप जो यूपीएससी आंसर देगा वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देगा, बिग पिक्चर देखें आप कि क्या दूसरे वाले ऑप्शन का मतलब उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो यू विल टेक द बिगर ब्रॉडर पिक्चर वाला ऑप्शन। तो ये जो ऐसे वाले स्टेटमेंट्स होते हैं ना जिसमें सिंगल ए बी सी डी होता है, ठीक है, तो उसमें हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और फिर एलिमिनेट करना है इस तरह से। नाउ एक चीज और है, नेक्स्ट ट्रिक, इस किसी भी क्वेश्चन को ना बहुत ज्यादा, ये जनरल स्टडीज का पेपर है, यूपीएससी के क्वेश्चन को अगर आप कूल माइंड से देंगे क्वेश्चन पेपर को, मैं कहूंगी आप चाहे ज्यादा पढ़ा हुए भी इंसान होंगे और आपसे कम थोड़ा पढ़ा हुआ इंसान होगा, उसका अगर कूल माइंड होगा वो ज्यादा बेटर आपसे परफॉर्म करेगा। ठीक है, रादर देन ओवर एनालाइजिंग एनीथिंग, गो फॉर द जनरल नॉलेज, जनरल पर्सपेक्टिव ऑन एनीथिंग। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ऐसे इसका एग्जाम्पल देके क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट 1, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी। अब आप वर्ड्स देखो यूज क्या किया है, लाइकली टू बी, कुछ नहीं बोला है, सर्टेनिटी नहीं दी है, पॉसिबिलिटी दी है। टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, क्या गलत है लॉजिक से देखें कि हाँ नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट है, कोई इसमें गलती नहीं दिख रही। कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेस फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो अब हम इसमें ज्यादा अगर हम डीपर एनालिसिस करें कि पैसा कार्बन का इधर से स्टेट को, सरकार को जा रहा है, तो हम देखेंगे बेसिकली क्या हो रहा है कार्बन मार्केट्स में, कि आप कोई चीज बना रहे हैं और उससे जो आपका पोल्यूशन निकल रहा है उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल करने के लिए या तो आप कहीं और ग्रीनर चीज दें या उसका पैसा कहीं और दे दें। ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली स्टेट के पास जा रहा है, तो इसमें हम ज्यादा दिमाग लगाएं। ठीक है, तो वो हमारा पॉसिबिलिटी है ऐसे क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन गलत हो सकता है हमारा। ठीक है, इट कैन कॉस्ट यू नेगेटिव मार्क्स। सो इन सच स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 तो मेरा ऑटोमेटिकली करेक्ट है ही है, तो मेरा डी आंसर तो चला गया। ठीक है, बचा क्या है 1 और 2,
एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ये चीज मैं कैसे देखूंगी? जब स्टेटमेंट 1 और 2 के बीच में आप एक लगा दें बिकॉज, ठीक है, जब भी assertion रीजन हो, तो उसमें लिखेंगे कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट बिकॉज कार्बन मार्केट ट्रांसफर द रिसोर्स फ्रॉम प्राइवेट टू स्टेट। ये लाइकली टूल होंगे इसलिए क्योंकि वो स्टेट को पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पे ठीक है, पॉसिबल है, लाइकली की बात है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है? ए, कि दोनों स्टेटमेंट सही है और सेकंड आपका वन को एक्सप्लेन भी कर रहा है लॉजिकली, ठीक है। तो एक आपका ये ट्रिक हुई। जनरली नेक्स्ट जो आपकी ट्रिक है वो क्या है? जब दो स्टेटमेंट्स देते हैं कनेक्टिंग वर्ड लगा के, सपोज एक स्टेटमेंट में दिस इज ट्रू बिकॉज दिस इज पॉसिबल, या आपका कनेक्टिंग वर्ड हो गया बिकॉज, या यूपीएससी कई बार कहती है दिस इज ट्रू बट दिस इज फॉल्स। तो यूजली ऐसे क्वेश्चन में यूपीएससी क्या ट्रिक अप्लाई करती है कि एक पार्ट आपका सही दे देगी, दूसरा पार्ट आपका रॉन्ग कर देंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं, दोज स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। नाउ यू कैन सी स्टेटमेंट हेयर, this is also a PYQ. Statement 1, interest income from the deposits in the infrastructure investment trust in which जो भी हमें ब्याज मिलता है, ब्याज का पैसा from the deposits and in which distributed to their investor is exempted from tax। अब पहली चीज तो इन्होंने लिखा है कि exempted from tax, but अब ये देखो कनेक्टिंग वर्ड यूज किया है बट, डिविडेंड इज टैक्सेबल। सो ऐसा जब भी कोई स्टेटमेंट मिले कि ऐसा है बट ये वाला पार्ट नहीं है, तो यूजुअली ये वाले क्वेश्चंस में देखा गया है कि ये स्टेटमेंट्स रॉन्ग होते हैं। अब आप ये भी देखिए कि इनविट से आई हुई इंटरेस्ट पे हम टैक्स नहीं लेंगे। गवर्नमेंट कोई भी ऐसा नहीं होता है कि टैक्स नहीं लेगी, कोई ना कोई ऐसा स्पेसिफिक सिनेरियो होगा जिसमें मेंशन करेगी कि हम टैक्स नहीं लेगा स्टेट, ठीक है। तो कोई सरकार अपना टैक्स का पैसा नहीं छोड़ना चाहेगी, तो ये बहुत कुछ अलग चीज हुई होगी तभी ये ऐसा पॉसिबल है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। सेकंड, इन्वेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर अंडर सिक्योरिटाइजेशन सरफेसी एक्ट 2002। तो ये आपका तो वन इनकरेक्ट हो गया, ऑटोमेटिकली आंसर तो आपका डी आ ही गया है, ठीक है। तो हमें एक गलत स्टेटमेंट पहचानना है इन वाले। तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपके क्वेश्चंस होते हैं जहां स्टेटमेंट 1 और 2 दे रखा होता है और फिर लिखा होता है 1 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन और ये वाला। सो नेवर एवर लीव सच क्वेश्चंस विदाउट अप्लाइंग एनी लॉजिक और ट्रिक। तो एक आपका ये ट्रिक है कनेक्टिंग वर्ड वाली। नाउ नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट स्कीम्स, और जहां पे फैक्ट नहीं दे रखा है और जनरल चीज दे रखी है, ठीक है, और गवर्नमेंट को पॉजिटिव लाइट में दिखा रखा है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स जनरली करेक्ट होते हैं। नाउ मेरी किसी भी बात में मैं आपको एक कंक्रीट वे में नहीं कह रही हूं कि हाँ आप ये वीडियो देख लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, या मैं ये नहीं कह रही हूं कि हाँ ये आप वीडियो देख लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे और सारी ट्रिक्स अप्लाई हो जाएंगी। तो ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट कहीं नहीं है। तो वी आर गोइंग फॉर अ general analysis, general things that is happening after the meta analysis of your previous year questions। तो similarly about the government scheme also, सरकार कोई यूपीएससी कोई क्वेश्चन पूछ रही है, सरकार को पॉजिटिव लाइट में, गवर्नमेंट स्कीम को पॉजिटिव लाइट में दिखाते हुए, और उसमें अगर कोई फैक्ट नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस के स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होते हैं। अब हम इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस ट्रिक पे बेस्ड। ये है जननी सुरक्षा योजना के लिए ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। नंबर 1, इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। तो ये तो मतलब देख के ही गलत हो रहा है कि इतनी बड़ी स्कीम चल रही है जननी सुरक्षा, ये खाली स्टेट हेल्थ के डिपार्टमेंट में, तो 1 तो आपका गलत हो गया, ठीक है। कि नेक्स्ट दे रखा है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, पॉसिबल है, जनरल टाइप का है
कि हाँ नाम में ही लिखा है जननी सुरक्षा. Next is it aim to promote institutional delivery among the poor. This is also true. This scheme is very famous. Next is its objective include providing public health facility to the sick infants up to 1 year of age. So too many facts are there, too many ifs and buts are there. So there is a huge possibility here that this statement could be wrong. So हमें क्या देखना है, 1 तो हमारा गलत है ही, तो बचे 3, 2 सेकंड और थर्ड हमारा सही लग रहा है, जनरल स्टेटमेंट है, कोई फैक्चुअल चीज नहीं है. फोर्थ वाले में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हुआ, ओनली 2, क्योंकि इतना सारा कि 1 साल तक का बच्चा सारी पब्लिक फैसिलिटी में सिक होगा तो ही वो करेक्ट, तो ऐसा स्टेटमेंट भी गलत है, तो आंसर यहाँ पे बी हुआ. और नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन, साइंस टेक वाले क्वेश्चन. साइंस टेक के क्वेश्चन में अगर आपसे कोई चीज पूछी गई कि हाँ देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस कैन बी यूज दिस वे, और जो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है ना जिसका फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें भी नहीं पता, किस लेवल पे वो जाने वाली है, तो यहाँ पे हमें कीवर्ड्स पे ध्यान देना है. कोई भी रिस्ट्रिक्टिव स्टेटमेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी तो वो सच स्टेटमेंट्स आर यूजुअली रॉन्ग. तो टेक्नोलॉजी की बहुत पॉसिबिलिटी, बहुत यूसेज, बहुत एप्लीकेशंस होते हैं. तो ऐसा ही क्वेश्चंस में यूजुअली सारे ऑप्शंस आपके करेक्ट होते हैं, डी होते हैं, अनटिल अनलेस उसमें कोई कहीं नेगेटिव चीज नहीं यूज करी गई हो. तो अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन वाला. सी दिस क्वेश्चन, इट कैन बी used directly as a fuel for internal combustion. It can be blended with the natural gas and used as a fuel for heat or power. It can be used in the hydrogen fuel cell to run the vehicles. तो आप ये देखो, it can be, it can be, it can be, है ना. पॉसिबिलिटी है ग्रीन हाइड्रोजन की, अभी नहीं है लेकिन हाँ फ्यूचर में हो सकती है, तो हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं इस चीज को ना. सो ऑल आर करेक्ट, आंसर विल बी सी. ऐसे एक और माइल्ड जेनरिक स्टेटमेंट्स होते हैं जहां पे माइट बी, कैन बी, वन ऑफ द चीज, वन ऑफ द थिंग आर यूज, देन दे सच स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो पॉसिबल. अब आप ये G20 को देखे, एक क्वेश्चन है, देखें आप. G20 group was originally established as a platform for finance minister and central bank governor to discuss the international economic and financial issues. ठीक है, गलत क्या है इसमें. नेक्स्ट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ इंडियाज G20 प्रायोरिटीज, इज वन ऑफ. तो इसमें यूपीएससी को निगेट करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है, अगर वो वन ऑफ द प्रायोरिटीज बोल देते हैं. कितनी प्रायोरिटीज है, कोई जाके डॉक्यूमेंट नहीं देखना, एग्जामिनर इतना कष्ट भी नहीं करना चाहेगा कि वो सारा A to Z, अगर उसे गलत करवाना है तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है. तो इसमें प्रायोरिटी वन ऑफ द प्रायोरिटी है, तो ये इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, इट कैन बी, इट माइट बी, इट वन ऑफ द, तो ये भी जनरली करेक्ट होते हैं. और G20 का फर्स्ट तो हमें पता है, ये बेसिक नॉलेज है. सो योर आंसर विल बी सी इन दिस केस. अब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी नॉलेज भी नहीं है ना, फिर भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं. ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए, बट हाँ दिमाग ओपन चाहिए, काम चाहिए. नहीं भी आ रहा है तो भी कर लेंगे. अब देखो मर्करी पोल्यूशन, पोल्यूशन में भी कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, साइंस है इन्वॉल्व, इकोलॉजी इन्वॉल्व है, ठीक है. तो किसी भी कोई भी चीज हो रही है, कोई एक्टिविटी हो रही है, उससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन आता है ना कि इस एक्टिविटी का ये आउटकम हो रहा है, तो किसी एक्टिविटी के मल्टीपल आउटकम हो सकते हैं, वो हमारे ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है. सो उसको वेरीफाई करना इज वेरी डिफिकल्ट. तो ऐसी स्टडीज चलती रहती हैं. सपोज करो अब जैसे ये पोल्यूशन रिलेटेड आया, पोल्यूशन पे कि कोल प्लांट से एक ये आर्सेनिक भी निकल रहा है, सपोज सल्फर भी निकल रहे हैं, कोई नई स्टडी रिसर्च स्टार्ट हो गई पेपर, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि और कोई स्टडी हो सकती है, और कोई आउटकम भी हो सकता है कोल का नेगेटिव वाला, या किसी भी पोल्यूशन से. तो ऐसे क्वेश्चंस जहां होते हैं जिसमें कोई आउटकम की पॉसिबिलिटी आपसे बताई जाए, तो वो भी, जिसमें मल्टीपल आउटकम्स पॉसिबल हैं, तो वो भी करेक्ट होते हैं. अब आप ये देखिए मर्करी पोल्यूशन, गोल्ड माइनिंग
एक्टिविटी इज सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड, ये नहीं है। इसके लिए सारे क्लेम्स को, सारी रिसर्च होनी पड़ेगी, थीसिस होनी पड़ेगी, जब ये क्लेम अगर कहीं एक भी सोर्स से निकल गया मरकरी, तो ये तो आपका नेगेट हो गया ना सारे। तो इसलिए ये पॉसिबल है, हम इसे नेगेट नहीं कर सकते। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉज मरकरी पॉल्यूशन, चलो जनरली नहीं करता, कहीं एक से निकल गया तो ये तो आपका पॉसिबल है। देर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, थोड़ा सा ज्यादा और थोड़ा सा कम, ये सब्जेक्टिविटी है, अभी तक हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो इस केस में आपका सी इज द आंसर। ठीक है, एक ट्रिक ये है। तो अभी तक हमने सारी ट्रिक्स देखी, हमने ये देखा कि कैसे हम क्वेश्चंस में ऑप्शंस को देख के, अगर यूपीएससी ने देखो 1 2 3 स्टेटमेंट में एलिमिनेट करना, बहुत सारी चीजें हटा दी हैं, अब स्टेटमेंट्स बेस आते हैं, असर्शन रीजन आते हैं, और सिंपल स्टेटमेंट भी आ जाते हैं, सीधा आंसर। तो हमें केवल खाली बुकिश नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आपका लॉजिक, आपका कामनेस, अगेन प्रॉपर स्लीप इज मस्ट फॉर क्लियरिंग दिस paper. It is not just bookish knowledge, it is overall general knowledge of a person, general studies. And किसी चीज में, किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा घुस के नहीं पढ़ना है, रिस्ट्रिक्टिव रिसोर्स रखनी है, मल्टीपल रीडिंग रखनी है। आगे और भी हम डिस्कस करेंगे थीम्स क्या क्या आती हैं पीवाईक्यू, एंड पीवाईक्यू का एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन पीवाईक्यू के एनालिसिस से ही हम इन ट्रिक्स पे पहुंचे हैं। ठीक है, ये हमारा सोर्स है यूपीएससी को क्रैकडाउन करने का। सो पीवाईक्यू पढ़ना, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वॉच दिस वीडियो वंस अगेन एंड देन अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर पेपर। फॉर एग्जाम्पल आप 24 का देखिए, आई विल से अराउंड 10 to 20 मार्क्स का आपको डिफरेंस मिलेगा, एंड दिस इज टेस्टेड एंड अप्लाइड। सो it re-watch this video many times, very important video. So this was all, and all the best for the preparation. Thank you very much.